सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स पर अपना अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने विभिन्न समस्याएं जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों की समस्याएं, दहेज से संबंधित समस्याएं, पारिवारिक हिंसा अर्थात महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा आदि विषयों पर अपना अध्ययन किया था। आज हम विवाह विच्छेद के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विवाह विच्छेद से क्या तात्पर्य है इसको देखेंगे। हिंदू समाज में विवाह से संबंधित समस्याओं में एक प्रबल समस्या विवाह विच्छेद की है। जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध असामान्य और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक एवं कानूनी रूप से समाप्त कर देना विवाह विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों की कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि से समाप्ति का नाम है। विवाह विच्छेद एक दुखद एवं कष्टदायक स्थिति है जिसमें पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास और प्रेम की समाप्ति हो जाती है। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की समस्या अति प्राचीन है। यद्यपि हिंदू स्त्री के लिए पति त्याग की कल्पना भी असंभव है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से इसे अनुचित माना गया है। हिंदुओं में पति ही स्त्री के लिए सर्वस्व है, अतः उसके दुराचारी, शराबी, अपराधी एवं दुष्चरित्र होने की स्थिति में भी पत्नी के लिए उसे छोड़ने की बात मन में लाना भी अधर्म माना जाता है। पुरुषों को विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता दी गई है। इसी कारण भारतीय नारी अनेक कष्ट सहकर भी वैवाहिक बंधन को आसानी से नहीं तोड़ती। किंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का युग है। स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः जब परिवार में पति पत्नी के संबंधों में टकराव उत्पन्न हो जाए, परस्पर वैमनस्य, असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि उनमें विवाह विच्छेद हो जाए। इस संबंध में अनेक तर्क दिए जाते हैं। हिंदू समाज में अनेक लोग आज भी विवाह विच्छेद को भारतीय समाज की परंपरा के विपरीत मानते हैं। विवाह विच्छेद के विपक्ष में कुछ तर्क इस प्रकार हैं। पहला है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, अर्थात विभिन्न धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए पति एवं पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। साथ ही पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति को करना भी दोनों की जिम्मेदारी मानी जाती है। यदि विवाह विच्छेद हो जाता है तो पारिवारिक दायित्वों एवं धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने में अनेक समस्याएं आती हैं। इसी कारण विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। दूसरा है, आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक। चूंकि भारत में स्त्रियों की शिक्षा अत्यधिक कम होती है, उनमें आर्थिक निर्भरता अधिक होती है परिवार एवं अपने पति के ऊपर। तो यदि ऐसी स्थिति होए कि विवाह विच्छेद हो जाता है तो उनके भरण पोषण का दायित्व भी संकट में आ जाता है। तीसरा है, पारिवारिक विघटन की स्थिति। विवाह विच्छेद को मान्यता मिल जाने का परिणाम यह होगा कि इससे परिवारों के संगठन विघटित हो जाएगा, पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास एवं प्रेम में दरार पड़ जाएगी
और वो विवाह को एक समझौता मानने लगेंगे। पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती है, अतः विवाह विच्छेद पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए हानिकारक है। फिर है बच्चों के पालन पोषण की समस्या। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि विवाह विच्छेद से बच्चों के पालन पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विवाह विच्छेद के पश्चात पिता बच्चों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा और चूंकि पत्नी या स्त्री को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनमें सत्यता दिखाई देती है, किंतु कभी-कभी स्त्रियों को पति के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका नैतिक और सामाजिक ह्रास होता है। अब है जस्टिफिकेशन ऑफ डिवोर्स अर्थात विवाह विच्छेद का औचित्य। वर्तमान भारतीय समाज की परिस्थितियों में आए परिवर्तनों को देखते हुए यह आवश्यक है कि स्त्रियों को ससम्मान जीवन निर्वाह करने का अधिकार दिया जाए। इससे संबंधित हम तर्क इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है समानता का अधिकार अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष की समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाने से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार आएगा, अर्थात पुरुष भी उसे परिवार में सम्मानजनक पद प्रदान करेगा, क्योंकि विवाह विच्छेद की स्थिति पत्नी के समान ही पति के लिए भी समान रूप से कष्टदायी होती है। नेक्स्ट है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अर्थात सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है परंपरागत वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए हिंदू समाज में विवाह से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, जिनमें विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, बाल विवाह व दहेज जैसी समस्याएं स्त्री जाति के लिए अधिक कष्टदायक सिद्ध हो चुकी हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विवाह विच्छेद का औचित्य देखा जा सकता है। लास्ट है सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अर्थात आज के परिवर्तित समाज में सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक है। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुष के समान ही कार्यरत हैं और उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त किए हुए हैं और उनकी भूमिकाएं भी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसे जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त 18 मई 1955 तक संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विवाह संबंधी सभी कानून समाप्त किए जा चुके हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। इसकी धारा 13 के अनुसार
स्त्री पुरुषों को अदालत द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करने का अधिकार दिया गया है। इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को 27 मई 1976 में संशोधित किया गया, जिसकी धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग की जा सकती है। ये आधार हैं: पहला, प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को पिछले 2 वर्ष से छोड़ दिया है। प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। तीसरा, पति पत्नी में से किसी एक ने भी एक दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वेच्छा से संबंध रखे हों। नेक्स्ट, दूसरा पक्ष ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसकी चिकित्सा न हो सके। या नेक्स्ट, दूसरे पक्ष ने संन्यास ले लिया हो। नेक्स्ट, दूसरे पक्ष के जीवित रहने की सूचना पिछले 7 वर्षों से न मिली हो। और फिर है, दूसरा पक्ष न्यायिक पृथक्करण की राजाज्ञा प्राप्त होने के पश्चात पिछले 1 वर्ष या इससे अधिक समय से इसका पालन न कर रहा हो और अलग रहता हो। फिर है कि स्त्रियों को 4 अन्य आधारों पर भी विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र देने की आज्ञा दी गई है। जैसे, इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया हो और उसकी पहली पत्नी जीवित हो तो पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार होगा। दूसरा, यदि विवाह के पश्चात पति बलात्कार अथवा पशुता का अपराधी हो तो पत्नी उससे विवाह विच्छेद कर सकती है। फिर है, यदि पत्नी द्वारा भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की राजाज्ञा का पालन पति द्वारा नहीं किया गया हो। और फोर्थ है, यदि लड़की की आयु विवाह के समय 15 वर्ष से कम है तो वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व तक विवाह की समाप्ति के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों के विवाह विच्छेद की सहमति होने पर उन्हें विवाह विच्छेद की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु इस अधिनियम का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि पति पत्नी में कभी भी विवाह विच्छेद हो सकता है अथवा विवाह विच्छेद एक आसान कार्य है। न ही इस अधिनियम का परिणाम विवाह के महत्व में कमी का होना है, बल्कि इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियां अपने अस्तित्व को समझने अवश्य लगी हैं। इसी विचार को कापड़िया ने इन शब्दों में व्यक्त किया है: साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि यदि कानून को विवाह संस्कार में हस्तक्षेप करने दिया गया तो विवाह संस्था नष्ट हो जाएगी। यह भय तर्क रहित एवं निराधार है। यदि विवाह विच्छेद का अर्थ विवाह संस्था का विनाश है तो यह बात स्पष्ट है कि स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाकर यह विनाश केवल कृत्रिम रूप से रोका गया है। यह सिद्धांत निराधार है क्योंकि यह सत्य की अवहेलना करता है कि स्वयं कानून समाज के लोगों की इच्छा के अभाव में एक समुदाय के सामाजिक आदर्शों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अतः सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि परिवार में शांति व समरसता बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों में सामंजस्य बने रहना आवश्यक है। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि पारिवारिक समस्याओं को पारिवारिक स्तर पर सुलझा लिया जाए और पति पत्नी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।